वेलकम यू ऑल टू सारथी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ है अमित वर्मा। ही इज माय बैचमेट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ही इज आल्सो अ सिविल इंजीनियर। वेलकम अमित। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वरुण। तो गाइस, अमित ने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में रैंक 253 स्कोर किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। अभी प्रेजेंटली ही इज आईपीएस वेस्ट बंगाल कैडर एंड पोस्टेड एज एसीपी इन बैरकपुर। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग जो अमित के बारे में मैं पहले भी नोटिस करता था कि प्रीलिम्स में हमेशा ही यूज्ड टू स्कोर अराउंड 150 मार्क्स। आई थिंक 2016 अटेम्प्ट जिसमें रैंक आया अमित, उसमें भी 154 मार्क्स थे, इफ आई एम राइट। हाँ हाँ, तो देखिए प्रीलिम्स में हमेशा अमेजिंग स्कोर रहा अमित का। तो आज की इस वीडियो में आई विल डिस्कवर कि 4 या 5 क्या यूनिक पॉइंट हैं जो अमित की तरफ से हमें सजेशन रहेगा फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो अमित, यार सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि रिसोर्सेज कितने रखते थे आप पढ़ने के लिए, कितना मटेरियल पे फोकस रहता था आपका? सबसे पहले तो भाई थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और जो हमारे मटेरियल्स रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी के, एक्चुअली ज़्यादातर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें हमें सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि लिमिट करना। मतलब जो हम लोग मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो हमारे सीनियर्स ने ये बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, क्या नहीं पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है जानना। तो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करें। पहला ये। दूसरा ये कि उन रिसोर्सेज जो हमारा है उनमें से चूज करें कि आपका किसी भी टॉपिक के लिए या सब्जेक्ट के लिए कौन सा पेरेंट रिसोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, उसको आप अपना सबसे पहले रिसोर्स या फिर कोई पेरेंट रिसोर्स कर लें और बाकी अदर सोर्सेज को उसको पेरेंट सोर्स को एनरिच करने के लिए यूज करें। वैसे आप रिसोर्सेज को लिमिट करके आप उनका बार बार रिवीजन करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरुण। ओके, तो एक सोर्स को पेरेंट सोर्स रखा जाए और बाकी हाँ, कुछ ऐड ऑन करना हो तो वैल्यू एडिशन के लिए सेकेंडरी वैल्यू एडिशन के सोर्स। लिए। हाँ, मतलब बाकी सोर्सेज को भी पढ़ें, ऐसा नहीं है कि उनको ना पढ़ें, बट लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए करें सो दैट आपके लिए बाद में लर्न करना और रिवाइज करना इजी हो जाए। ओके, तो मल्टीपल सोर्सेज सोर्सेज से क्या है कि हाँ, आप रिवाइज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिवीजन करना और लर्न करना तो बहुत ही मुश्किल होता ओके ओके, तो सोर्सेज को लिमिट रखा रखा जाए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यार अमित, एक चीज मैं पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि है। हाँ। 2015-16 के अराउंड ना करंट अफेयर जब आता था, तब हम्म करंट अफेयर हम कम पढ़ते थे। आता ज्यादा था पेपर हम्म में, पढ़ते कम थे। हम्म, बट हाँ। प्रेजेंटली लास्ट 2-3 साल में बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ से हम्म, करंट अफेयर के बारे में वीडियोस बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गए हैं, हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। और अच्छा। करंट अफेयर जो पेपर में आता है, ठीक है, हम्म, वो रिड्यूस हो चुका है। नंबर ऑफ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे, तो ओके। ऑलवेज देयर इज अ फियर इन स्टूडेंट की करंट अफेयर कितना किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए, हम्म क्योंकि हो सकता है दोबारा करंट अफेयर बढ़ जाए, ज्यादा आने शुरू हम्म हो जाए। हम्म तो व्हाट यू हम्म। विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर मैगजीन कैसे करना चाहिए? मतलब करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो किया था, स्टार्टिंग में मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ के काफी नोट्स बनाए थे। बट मुझे फिर रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन जो कंटेंट अवेलेबल है वो इट मेक्स योर टास्क इजियर। मतलब आप उससे ज्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू अपने खुद के नोट्स बनाने से। खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है, इट बिकम्स बल्कि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम्म इसलिए क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ें, श्योर पढ़ें, बट नोट्स मेकिंग के लिए नहीं, जस्ट टू मेक श्योर आपका कोई टॉपिक या इशू मिस ना हो और हम्म आप कनेक्टेड रहें कि क्या हो रहा है। हम्म बाकी जो आपकी प्रिपरेशन, एक्चुअली प्रिपरेशन आपकी जो होनी चाहिए वो एग्जाम फोकस्ड होनी चाहिए। हम्म प्रॉब्लम हो जाता है कि जब हम काफी ज्यादा इन्वॉल्व होकर वो न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, 4 to 5 आवर्स ले रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने किया था, मैंने मंथली मैगजीन्स करी थी, वो किसी भी आप ले सकते हैं किसी भी उसकी, और कंपाइलेशन लेके, बट अपना मेक श्योर कि आपको कोई, फिर उसमें भी मैं ये बोलूंगा कि आप ये कंपाइलेशन को अपना मेन सोर्स बनाएं, बाकी अदर कंपाइलेशन के इंडाइसिस को जरूर देखें कि हम्म उनके कोई टॉपिक या इशू मिक्स ना हो आपका। हम्म बेसिक तो मतलब मेन जो एम है वो है कि कोई टॉपिक इशू मिस ना हो, दैट्स द हम्म। मेन एम। वो ओके, कैसे भी फुलफिल हो तो बढ़िया है। तो न्यूज़पेपर रीड करें, उसके नोट्स हाँ। ना बनाएं, न्यूज़पेपर में अराउंड 1 आवर लगाया जाए और उसके बाद हम्म। करंट अफेयर मैगजीन पे फोकस किया जाए। हाँ हाँ, राइट। ओके ओके, एंड ओवरडू ना किया जाए। देखिए प्रेजेंट क्या है यार अमित, कि अभी मैं एक ट्रेंड नोटिस करता हूँ कि करंट हम्म। अफेयर में स्टूडेंट टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करता है। तो ओके। व्हाट डू यू थिंक कि कितना परसेंट टाइम करंट में होना चाहिए? अगर आप दिन में मान लीजिए 10 घंटे पढ़ते हैं या 8 घंटे ले लीजिए, एक एवरेज हम्म। स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है,
तो 8 घंटे में से कितना घंटे उसे करंट अफेयर पे देना चाहिए, ये क्लियर कट बता दो। अगर मतलब जैसे मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करें और वो करें उसके अकॉर्डिंग जो आपको मतलब उसमें जो आ रहा है पैटर्न आ रहा है थीम आ रहा है, अगर वो आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो आप करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स इज नॉट गोनो हेल्प यू कि आप उसको आंसर कर पाए। तो बेसिकली आप स्टैटिक पार्ट को स्ट्रांग रखें और उसको मतलब 80-20 का रेशियो रहना चाहिए, विच कुड बी 80-20 इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा प्रीवियस एक रफ पैटर्न आइडिया है। है कि 80-20, 80% अपना स्टैटिक में हाँ इन्वेस्ट करो हाँ और 20% अपना, सही है। ठीक है। टिल द टाइम जो है मतलब आप ज्यादा बिल्कुल थोरो हो गए हैं स्टैटिक से तो आप 80-70-30 डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसके हिसाब से इंक्रीज कर सकते बिल्कुल स्टार्टिंग में 80-20 रहना चाहिए। तो ये हम वीडियो का टाइटल भी बना सकते हैं, 80-20 करंट अफेयर रूल। हैं। उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा, या रिवीजन के हाँ बारे में क्या फोकस है, क्योंकि अभी एक ट्रेंड ऐसा रहता है कि हम लोग भी शुरू के टाइम में गलती करते थे जब प्रीलिम्स में स्ट्रगल करते थे। तूने भी प्रीलिम्स के स्टेज पे स्ट्रगल किया है शुरू में, हाँ हाँ तो क्या रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है इस वाले पूरे प्रोसेस में? मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये मतलब आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट कि रिवीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। होता क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग को एक्चुअली हमारा जो माइंड है ना वो नया पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्ट आता है बट पुराना हम्म, रिवाइज करने में हमें बहुत जोर आता है। हाँ हाँ। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द थिंग्स और सबके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप रिवीजन करें। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप पर डे कुछ टाइम जरूर निकालें कि आप पुराना रिवाइज करें सो दैट कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि याद रहे। रिटेंशन नहीं रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का पढ़ने का। तो हम्म, इसलिए कंस्टेंट रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कुछ लोग जैसे मतलब मैंने इनिशियली जो मैं करता था कि मार्क कर देता था कि 1 महीने में रिवाइज करेंगे बस, तो वो नहीं हो पाता है। आप कॉन्स्टेंटली नया भी पढ़ते रहे, जैसे 4 टॉपिक नए पढ़े तो 2 टॉपिक रिवाइज करें, फिर ऐसे मतलब आप कंटिन्यूस रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। ना कि हम्म। ये कि कुछ टाइम बाद पहले मतलब मार्क कर दिया कि 1 महीना रिवाइज ही करेंगे सिर्फ या 4 महीने नया ही पढ़ेंगे, वो नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूस रिवीजन इज वेरी यहाँ इंपॉर्टेंट। से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अमित कि ये चीज मैंने नोटिस की है और प्रोबेबली हमने भी अपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में करेक्ट की थी, कि जब एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम रादर देन कंसोलिडेटिंग व्हाट वी हैव डन इन आवर अर्लियर अटेम्प्ट, हम कुछ नए रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या ये करना चाहिए अपने डेप्थ बढ़ाने के लिए, या ये गलती है? ये एक्चुअली मतलब ये तो डिलेमा हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ही रहता है कि जब लास्ट अटेम्प्ट में आपका क्या गलती हुई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, रिफ्लेक्शन करते रहें कि आपकी क्या उस अटेम्प्ट में भी और प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक हुई थी। जो हम्म, प्रिपरेशन है वो शुड बी अलाइंड विद यूपीएससी, मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर अलाइनमेंट है तभी आपका मतलब सक्सेस होने का रेट बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हम्म, तो उसमें जैसे जो प्रीवियस हमारे रिसोर्सेज रहे थे, एक हम्म, तो वो उनकी सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि उनकी मतलब आर दे मतलब वो आपको हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके जो करंट पैटर्न है या करंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें वो रिसोर्सेज हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक हम्म, होता है कि हेल्प ही नहीं कर रहे, दे हैव बिकम आउटडेटेड, तो हटा के उनको रिप्लेस करके नए अपने सोर्सेज लाए। या हम्म, फिर ये कि वो कर रहे हैं बट आपकी रिटेंशन कैपेसिटी उतनी नहीं थी बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा फॉल्ट फ्लॉ था, वो आप रिवाइज नहीं करा था या जो भी था। तो उस केस में फिर आप उन रिसोर्सेज को पहले स्ट्रॉन्ग करें। अगर वो स्ट्रॉन्ग से आपका लक लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो नहीं था तो उसमें फिर ये कि आप अदर रिसोर्सेज को उन अपने पुराने रिसोर्सेज को रिवाइज करें प्लस अदर रिसोर्सेज को ऐड करें जस्ट टू इनरिच योर पेरेंट सोर्सेज। तो राइट इंट्रोस्पेक्शन करें आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट, एंड उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी डिजाइन करें, हाँ रादर बिल्कुल देन बिल्कुल। जस्ट थिंकिंग कि अब कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। हाँ हाँ वो नहीं वो होना ज्यादा चाहिए। इंपॉर्टेंट है। ओके हम्म। ओके। और यार नेक्स्ट लास्ट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा हाँ कि भाई। अभी एक टेस्ट सीरीज का कल्चर है, ठीक है ना, हर हम्म पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आई हम्म एग्री कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस होता है, तो पता रहता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बट मैं ये हाँ। पूछना चाहूंगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम्म एंड जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है ना, हम्म जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं, वो उसमें हम्म। पहले किसको करना चाहिए और किसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को मोल्ड करना चाहिए, तो ये एक पॉइंट पे डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मैंने भी ये मिस्टेक किया था। मतलब यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी गाइडिंग लाइट है आप प्रिपरेशन में। होता क्या हम लोग पहले तैयारी कर ले मतलब सोर्सेस पढ़ लेते हैं फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था क्या था। बट होना ये चाहिए सबसे पहले तो आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस करें पूरा प्रीलिम्स के जितने भी मतलब 2000 आफ्टर 2013 एटलीस्ट वो हम्म, आपको करना चाहिए। उससे पहले तो पैटर्न अलग था
तो 2013 के बाद से जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करें, जैसे इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसके बाद एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि रिपीट तो होते नहीं है, फायदा क्या है करने का। रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू वुड गेट टू नो कि यूपीएससी क्या, मतलब कैसा आपको अपने आप को अलाइन करना है, सो दैट यू वुड बी एबल टू बेटर प्रिपेयर्ड। मतलब बेटर आपका स्मार्ट वर्क तो वही होगा कि आप पहले देख लें कि क्या थीम है, ब्रॉडर थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। और मॉक टेस्ट का ये, मॉक टेस्ट इज फॉर असेसिंग योर प्रिपरेशन, आपकी क्या अभी प्रिपरेशन है। वो ये नहीं बताएंगे कि पहले क्या पूछा गया था, बट ये बताएंगे कि आपने अभी कितनी तैयारी कर ली है। तो उसमें ये है कि मुझे ये लगता है कि पूरे फुल मॉक देने से अच्छा है कि आप रेगुलरली 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पर्टिकुलर टॉपिक के अटेम्प्ट करें। जैसे इकोनॉमी आपका प्रिपेयर हो गया तो इकोनॉमी के करें, सो दैट फिर आपको कुछ लगता है यार ये प्रिपेयर नहीं हुआ या फिर ये रह गया तो उसको फिर रिवाइज करें। ये देन बिकम अ सोर्स ऑफ योर रिवीजन कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करें और आंसर कीज को प्रॉपर्ली स्टडी करें, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा बट उससे रिलेटेड कभी कभी होता है। जैसे मैंने अपने में देखा था कि मॉक करा, उसमें कुछ रिलेटेड पढ़ लिया, नेट पे पढ़ लिया, वो पता लगा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो ओके। वो भी हो सकता है। तो तो उसका आंसर की यूपीएससी को समझने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपने जो कल्टीवेट की है नॉलेज, उसके इवैल्यूएशन के लिए आप मॉक टेस्ट हाँ करें। बिल्कुल दैट इज बिल्कुल, द सजेशन फ्रॉम योर साइड। ओके हाँ राइट ओके। राइट। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो डिस्कस करना सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। या अमित 154 मार्क्स आए प्रीलिम्स में, है ना? क्या सारे क्वेश्चन सही आते थे, एग्जैक्ट पता था कि इसका आंसर ए ही होगा, बी ही होगा? कैसे आंसर तक पहुंचते थे? यार देखो, मतलब लास्ट अटेम्प्ट से जो मुझे समझ में आया था वो ये कि आपकी अटेम्प्ट कैसे करना है प्रीलिम्स पेपर या फिर कोई भी पेपर इनफैक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग क्या करते हैं ना मॉक्स मॉक्स में, मतलब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते थे, मतलब मैं कि भाई ये क्वेश्चन पता लग गया था ठीक है ये पता, बट वो नहीं हो, वो आपकी स्ट्रेटेजी भी डिसाइड करता है। जैसे कि आप मतलब पहले 100 क्वेश्चन हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप ये अटेम्प्ट कर लिए जो आपको कंफर्म है ना, श्योर शॉट होते हैं ना कि हाँ ये आता है, ये कंफर्म, वो मार्क कर लिया आपने। और उसमें ओएमआर शीट में भी मार्क कर लीजिए, अदरवाइज क्या होता है कभी कभी स्किप हो जाता है कि हाँ हमने कोई क्वेश्चन किया था वो स्किप हो गया, फिर बहुत एक एक मार्क पे तो डिसाइड हो जाता है कि हाँ आप बिल्कुल। मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इसलिए फिर वो पहले आपने सबसे पहले वो कर लिए। सेकंड में उसमें उसी टाइम आप वो क्वेश्चन हटा दीजिए, मार्क मतलब उनको मार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। मान लीजिए कोई एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप उसमें कोई लॉजिकल गैसिंग कर ही नहीं सकते, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर बार बार पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर वो क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल गैसिंग वाले क्वेश्चन है उनको ज्यादा टाइम देके आप उनको प्रॉपर्ली गेस करके आप उनको पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने से सारे कंफर्म, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस वही स्ट्रेटेजी काम की, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट लॉजिकल गैसिंग को डेवलप करना वो मॉक से डेवलप होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से डेवलप होगा। ठीक है, तो लॉजिकल गेसिंग पॉइंट एसेंशियल है एंड वो डेवलप होगी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, एंड फिर कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो वो कल्टीवेट हो जाएगी। ठीक है। एंड अराउंड कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? व्हाट डू यू सजेस्ट कि अराउंड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स में? ये पहले भी मुझे भी लगता था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बट ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब मैंने भी ऐसे करा था, तो मतलब उसमें मतलब आपको कोई हेल्प नहीं मिलता। आप अटेम्प्ट करने, क्योंकि जबरदस्ती अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें, आपको सारे आते हैं, ठीक है। लॉजिक कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो श्योर शॉट है वो करके आ गए, लॉजिकल गैसिंग वाले करें नहीं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कितना भी श्योर शॉट हो बट हो सकता है कि आपके कुछ गलत हो सकते हैं। तो इसलिए वो कर लिए, लॉजिकल गैसिंग वाले कर लिए। हाँ, लेकिन अगर श्योर शॉट वाले आपके बहुत हैं, मान लीजिए 75 क्वेश्चन आपने श्योर शॉट कर दिए हैं, तो यू हैव दैट क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप प्रैक्टिकली यार श्योर शॉट होते नहीं ना इतने। श्योर शॉट वही 50 हाँ से 50 मैक्सिमम होते हैं। हाँ, वो मतलब आपके 55-60 अगर हैं तो आप 15 के आसपास 75-80 तक मैक्सिमम आप अपने लॉजिकल गैसिंग से, क्योंकि लॉजिकल गैसिंग में भी ऐसे होते हैं ना, जैसे 4 में से हमें 2 पता है कि श्योर शॉट नहीं है, 2 में से करना है गैस। एक है कि 4 में से हमको आइडिया नहीं लग रहा, बट हाँ कि कुछ तो आइडिया लग रहा है कि ये हो सकता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन उसके आप कर सकते हैं। 75-80 मुझे लगता है कि ठीक रहता है। ठीक रहता है। बट लेकिन ये मैं वही फिर से बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये इतने करने हैं वो उतने करने हैं, आप अपने डिपेंडिंग अपॉन कि आपके 154 मार्क्स का मतलब हो गया कि 77 तो करेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। तो अमित, दीज आर द एडवाइस फ्रॉम द साइड ऑफ द अमित
ठीक है, कि प्रीलिम्स में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। मैं समराइज कर देता हूं एक बार, कि रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए, एक पेरेंट रिसोर्सेज रखिए स्टैटिक में, और बाकी वैल्यू एडिशन के लिए एक सेकेंडरी रिसोर्स बना दीजिए। सेकेंड एडवाइस अमित ने हमें दी कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर खाली रीड कीजिए, नोट्स मत बनाइए, फिर जो मैगजीन आती है करंट अफेयर की, वहां से उसे कंसोलिडेट कीजिए। और 80-20 का रूल हमें अमित ने दिया, कि 80% टाइम आप स्टैटिक में इन्वेस्ट करें और 20% करंट में। सब्सिक्वेंटली वो बढ़ सकता है करंट का टाइम, जब आपका स्टैटिक डेवलप स्टैटिक होता है। किसका है? उसके बाद रिवीजन, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमित सेट, कि भाई डेली बेसिस पे रिवीजन करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा। उसके बाद अनदर थिंग ही सेड, कि पास्ट ईयर क्वेश्चन आर द बाइबल एंड सिलेबस आर द बाइबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे ही सेड, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो वहीं से आप लॉजिकल गैसिंग भी समझ पाएंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फुल लेंथ कीजिए या फिर 20-25 क्वेश्चन डेली कीजिए। दिस इज अ सजेशन फ्रॉम द साइड ऑफ अमित। एंड पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी तो वही है, कि पहले जो आपको श्योर शॉट आते हैं वो अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद लॉजिकल गैसिंग कीजिए। कुछ सेट टारगेट मत रखिए कि कितने ही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, बट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए थ्रू श्योर शॉट एंड अटेम्प्ट। जितने भी आप लॉजिकल गैसिंग कर सकते हैं, ब्लाइंड गैसिंग करनी नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक यू अमित, थैंक्स अ लॉट। तो थैंक्स भाई। दिस इज अमित वर्मा, IPS West Bengal cadre. He will further make some videos for anthropology and the mains examination. And one of the most important thing which I would like to ask Amit is how he managed to crack this exam with his hectic job. He worked in Wipro as well and Indian Railway as well. So in the next video, we will ask this question with him. This will help working professional as well. So thank you guys. This is for today from the side of the Sarthi mentorship platform. Thank you very much. All right. Okay. Thank you, Varun. Thank you, friends. Okay. Okay, bye.